हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका एस के एजुकेशन में। आज हम आपके लिए लेकर आए हैं पुलिस दूरसंचार के एग्जाम हेतु 50 नंबर का प्रैक्टिस सेट क्वेश्चन पेपर, जिसमें से 20 नंबर का साइंस, फिजिक्स और केमिस्ट्री है, 10 नंबर का मैथ और 20 नंबर की इंग्लिश होगी। पुलिस दूरसंचार की तैयारी करने वाले छात्र हमारी वीडियो को ज़रूर देखें और 31 तारीख को होने वाले एग्ज़ाम में अच्छे से अच्छा पेपर करके आएँ। और तो आइए शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन है। देखिए, पहला क्वेश्चन, फ्लूइड ऑफर डैश रेजिस्टेंस टू शियर स्ट्रेस। द्रव अपरूपण तनाव के लिए डैश प्रतिरोध प्रदान करता है। शियर स्ट्रेस, शियर स्ट्रेन, ये सब मैंने आपको चैप्टर वाइज वाली वीडियो में अच्छे से बताया हुआ है। तो क्वेश्चन में पूछा जा रहा है कि जो फ्लूइड होता है शियर स्ट्रेस के लिए कितना रेजिस्टेंस, कितना प्रतिरोध ऑफर करता है, कितना रेजिस्टेंस प्रदान करता है। तो ये कितना रेजिस्टेंस प्रोवाइड करता है? क्लोज टू जीरो, लगभग जीरो के बराबर रेजिस्टेंस होता है शियर स्ट्रेस में। ठीक है, शियर स्ट्रेस के लिए फ्लूइड जीरो रेजिस्टेंस, लगभग जीरो रेजिस्टेंस प्रदान करता है। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो गया। ओके, नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग डिवाइस डज नॉट यूज करंट कैरिंग कंडक्टर एंड मैग्नेटिक फील्ड। निम्नलिखित में से कौन सा उपकरण करंट ले जाने वाले कंडक्टर और चुंबकीय क्षेत्र का उपयोग नहीं करता है? तो देखिए, ऑप्शन है इलेक्ट्रिक मोटर, सेकंड है एनीमोमीटर, लाउड स्पीकर या फिर इलेक्ट्रिक जनरेटर। तो देखिए, ये इजी क्वेश्चन है। ऑप्शन नंबर ए में इलेक्ट्रिक मोटर। इलेक्ट्रिक मोटर में मैग्नेट होता है, अगर मैग्नेट है वहाँ तो मैग्नेटिक फील्ड भी होगा, तो ये कट गया। ऑप्शन नंबर सी देखिए, लाउड स्पीकर। लाउड स्पीकर में भी मैग्नेट होता है, तो यहाँ पे भी मैग्नेटिक फील्ड होगा, ये भी कट गया। इलेक्ट्रिक जनरेटर में भी मैग्नेटिक फील्ड होता है, तो ये भी कट गया। ओके, ये तीनों कट गए। ऑप्शन नंबर बी जो हमारा एनीमोमीटर, एनीमोमीटर का काम क्या होता है? विंड की स्पीड को फाइंड करने के लिए हम एनीमोमीटर का यूज करते हैं। ठीक है, यानी वायु की गति का पता लगाने के लिए हम एनीमोमीटर का उपयोग करते हैं। इसको हम छत के ऊपर लगा देते हैं, तो जैसे जैसे विंड फ्लो होता है तो वो उसकी गति को मापता रहता है। इसमें किसी भी प्रकार की इलेक्ट्रिसिटी का यूज नहीं होता है और ना ही यहाँ पे कोई हम मैग्नेट यूज करते हैं। तो ना तो यहाँ पे हमें इलेक्ट्रिक कंडक्टर की जरूरत है और ना ही मैग्नेटिक फील्ड जनरेट होगा। तो ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो गया, एनीमोमीटर। नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट इज द एवरेज डिस्टेंस अ मॉलिक्यूल कैन ट्रेवल विदाउट कोलिडिंग नोन एज। एक अणु बिना टकराए जितनी औसत दूरी तय करता है उस दूरी को हम क्या बोलते हैं? तो देखिए, ऑप्शन नंबर ए मीन फ्री पाथ, एब्सोल्यूट पाथ, हिग्स फ्री डिस्टेंस या फिर एवोगाद्रो नंबर। तो एवोगाद्रो नंबर काट सकते हैं हम इसको। ओके, और ये जो क्वेश्चन है यूके ट्रिपल एस सी के द्वारा दिए गए, ये ऑप्शन भी यूके ट्रिपल एस सी देता है। ठीक है, तो ऑप्शन एलिमिनेशन जरूर करना है आपने। ओके, एवोगाद्रो कट गया, हिग्स फ्री डिस्टेंस भी नहीं होता, एब्सोल्यूट पाथ भी नहीं होता। इसका जो आंसर है वो है ऑप्शन नंबर ए, मीन फ्री पाथ। एक अणु जितनी भी डिस्टेंस बिना टकराए ट्रेवल करता है उसको क्या बोलते हैं? फ्री मीन पाथ। उसको क्या बोलते हैं? मीन फ्री पाथ या फिर फ्री मीन पाथ। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट इज द रेजिस्टेंस टू फ्लूइड मोशन एनालॉगस टू द फ्रिक्शन व्हेन अ सॉलिड मूव्स ऑन अ सरफेस कॉल्ड। जब कोई ठोस सतह पर चलता है तो घर्षण के समान द्रव गति का प्रतिरोध क्या कहलाता है? तो देखिए, ये कोई सरफेस है, इसके ऊपर कोई फ्लूइड चलता है, तो फ्लूइड जब चलेगा तो सरफेस द्वारा उस पर क्या लगेंगे, उसके मॉलिक्यूल्स पे क्या लगेगा? एक फ्रिक्शनल फोर्स लगेगा। इस फ्रिक्शनल फोर्स को क्या कहते हैं? क्या कहते हैं इसको? इसको बोलते हैं विस्कोसिटी। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो गया। विस्कोसिटी मैंने आपको चैप्टर वाइज वाली वीडियो में अच्छे से बताया हुआ है। ओके, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो गया, विस्कोसिटी। ओके, नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ठीक है, विस्कोसिटी क्या होता है? एक फ्रिक्शनल फोर्स है, फ्रिक्शनल फोर्स है जो कि द्रव के अणुओं पे लगता है। जो फ्लूइड होते हैं ना, फ्लूइड के अणुओं पे जो भी फ्रिक्शनल फोर्स लगता है उसी को बोलते हैं विस्कोसिटी। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 5 देखिए, मिनिमम वेलोसिटी अ बॉडी मस्ट मेंटेन टू रिमेन इन द ऑर्बिट एंड नॉट लूज द ऑर्बिट इज कॉल्ड। कक्षा में बने रहने के लिए एक पिंड को न्यूनतम वेग बनाए रखना चाहिए और कक्षा को नहीं खोना चाहिए, डैश कहलाता है। तो उस वेग को क्या कहते हैं? ये कोई ग्रह है, ग्रह के चारों ओर जो पिंड होते हैं या फिर हम बोलेंगे सैटेलाइट होते हैं वो चक्कर लगाते रहते हैं। तो जिस ऑर्बिट में, इसको क्या बोलते हैं? ऑर्बिट, जहाँ जो उसका रास्ता होता है, जिस रास्ते में वो चक्कर लगाता है उसको बोलते हैं ऑर्बिट। तो इस ऑर्बिट में बने रहने के लिए एक इसको मिनिमम वेलोसिटी चाहिए होता है, वरना ये इससे बाहर चल जाएगा। ठीक है, या तो उधर जाएगा या फिर पृथ्वी अपनी तरफ ही खींच लेगी। तो इस मिनिमम वेलोसिटी को क्या बोलते हैं? ऑप्शन नंबर ए है ग्रेविटेशनल वेलोसिटी, थ्रेशोल्ड वेलोसिटी, इनिशियल वेलोसिटी या फिर ऑर्बिटल वेलोसिटी। तो इसको क्या बोलते हैं? देखिए, कक्षा की बात हो रही है, ऑर्बिट की बात हो रही है, तो ऑर्बिटल वेलोसिटी। ऑप्शन नंबर डी करेक्ट होगा। ऑर्बिटल वेलोसिटी भी मैंने आपको बता रखा है ग्रेविटेशनल वाले चैप्टर में, वहां मैंने इसका फॉर्मूला भी बताया था। ओके, तो वहां से आप पढ़ सकते हो डिटेल में। नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हु अमंग द फॉलोइंग वाज द फर्स्ट टू स्टेट द इंडिपेंडेंस ऑफ द हॉरिजॉन्टल एंड वर्टिकल कंपोनेंट ऑफ द प्रोजेक्टाइल मोशन इन हिज बुक का नाम क्या है? डायलॉग ऑन द टू चीप सिस्टम। निम्नलिखित में से किसने अपनी पुस्तक डायलॉग ऑफ द टू
चीप सिस्टम में प्रक्षेप्य गति के क्षैतिज और ऊर्ध्वाधर घटक की स्वतंत्रता को सबसे पहले बताया था। ओके, तो जब मैं आपको वेक्टर पढ़ा रहा था तो हमने दो कंपोनेंट में तोड़ा था वेक्टर को, ठीक है, साइन थीटा और कॉस थीटा, वर्टिकल कंपोनेंट और हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट में तोड़ा था। ओके, तो क्वेश्चन में यही पूछा जा रहा है, जो ये सबसे पहले ये किसने बताया था, जो प्रोजेक्टाइल का ऊर्ध्वाधर घटक और क्षैतिज घटक है, इसको सबसे पहले किसने तोड़ा था और अपनी बुक्स में बताया था? ऑप्शन है न्यूटन ने, गैलीलियो गैलीली ने, मैक्सवेल ने या फिर आइंस्टीन ने। तो ये एनसीईआरटी से लिया गया लाइन है, एनसीईआरटी से ऐसे स्टेटमेंट उठा के यूके SSC पूछ लेता है। तो ये सबसे पहले अपनी बुक का नाम क्या था, डायलॉग ऑन द टू चीप सिस्टम। ये बुक भी याद कर लेना, क्या पता है बुक पूछी जाए कि ये बुक किसकी है। तो ये बुक किसकी है, गैलीलियो गैलीली की है, और इन्होंने ही सबसे पहले हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल कंपोनेंट बताया था प्रोजेक्टाइल मोशन में। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सिंपल सा क्वेश्चन है, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ 1 कैलोरी ऑफ एनर्जी। एक कैलोरी ऊर्जा का मान क्या होता है, जूल में बताना है। ठीक है, तो आपको ये डायरेक्ट याद होना चाहिए। एक कैलोरी में कितने जूल होते हैं, 4.186 जूल होते हैं। ठीक है, डायरेक्ट याद रखना है आपको। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो गया। ठीक, नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट इज द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ अ लिक्विड इफ अ मैजिशियन मेक अ ग्लास लेंस विद 1.47 डिस्पेयर इन अ थ्रो ऑफ लिक्विड। एक तरल का अपवर्तनांक क्या है यदि एक जादूगर 1.47 के साथ एक कांच के लेंस को तरल के एक गर्त में गायब कर देता है। ठीक है, एक कोई जादूगर है, वो एक लेंस लेता है, उस लेंस का हमें रिफ्रैक्टिव इंडेक्स दे रखा है। ओके, वो क्या कर रहा है, एक तरल ले रहा है, एक लिक्विड ले रहा है, उसमें उस लेंस को डाल रहा है, तो वो डिसअपियर हो जा रहा है, यानी गायब हो जा रहा है, वो लेंस दिखना बंद हो जा रहा है। तो हमें बताना है जिस लिक्विड में उसने डाला उसका अपवर्तनांक कितना होगा, उसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कितना होगा। तो बेसिक सा क्वेश्चन है, यदि देखिए लेंस है 1.47 रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है इसका, अगर इसको हम पानी में डालेंगे और ये गायब हो जा रहा है, इसका मतलब पानी का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स भी क्या होगा, इसके बराबर ही होगा। ठीक है, पानी का अपवर्तनांक और जो ये लेंस है इसका अपवर्तनांक दोनों सेम होगा, तभी ये लेंस उसमें गायब होगा, वरना ये दिखेगा। तो इसका मतलब इसका आंसर क्या हो जाएगा, उस तरल का अपवर्तनांक कितना होगा, इसके बराबर होगा जितना लेंस का है। तो ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो गया। ठीक है, 1.47। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, अमंग द फॉलोइंग स्पीड बिलोंग्स टू विच कैटेगरी ऑफ क्वांटिटी। सबसे इजी क्वेश्चन यही है आज की वीडियो का। निम्नलिखित में से स्पीड क्या है, कौन सी राशि है, वेक्टर है, वर्चुअल है, स्केलर है या टेंसर है। तो स्पीड और वेलोसिटी इन दोनों के बारे में मैंने आपको बता रखा है। स्पीड क्या होता है अपना, डिस्टेंस बाय टाइम होता है, और वेलोसिटी क्या होता है, डिस्प्लेसमेंट बाय टाइम होता है। डिस्टेंस क्या होता है हमारा, स्केलर क्वांटिटी होता है, यानी अदिश राशि होता है। डिस्प्लेसमेंट क्या होता है हमारा, सदिश राशि होता है, यानी कि वेक्टर क्वांटिटी होता है। तो वेग हमारा यहाँ से क्या निकलता है, वेक्टर क्वांटिटी निकलता है, यानी सदिश राशि होता है। और जो स्पीड होता है हमारा, वो क्या होता है हमारा, अदिश राशि होता है, यानी स्केलर क्वांटिटी होता है। ठीक है, तो हमसे स्पीड का पूछा गया, स्पीड क्या होता है, स्केलर क्वांटिटी होता है, यानी अदिश राशि होता है। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, व्हाट इज द थिन मेम्ब्रेन ऑन द आई थ्रू विच द लाइट एंटर्स दैट फॉर्म अ ट्रांसपेरेंट बल्ज ऑन द आई। आँख की वह पतली झिल्ली कौन सी है जिससे होकर प्रकाश प्रवेश करता है, जिससे नेत्रगोलों पर एक पारदर्शी उभार बनता है। ओके, तो बताना है, देखिए ह्यूमन आई आपके 12th क्लास में भी है, तो एक क्वेश्चन तो यहाँ से आएगा ह्यूमन आई से, और आपके ऑप्टिक्स से 3 से लेकर 4 क्वेश्चन आएंगे ही आएंगे। ठीक है, ऑप्टिक्स बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है। कुछ चैप्टर है जो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, जहाँ से 2 से 3 क्वेश्चन आते ही हैं, जैसे कि थर्मोडाइनमिक्स हो गया, इलेक्ट्रिसिटी वाला हो गया, और एक ये ऑप्टिक्स, यहाँ से आते हैं 2 से 3 क्वेश्चन आते ही आते हैं। तो ये ऑप्टिक्स वाला तो कर ही लेना बढ़िया से। ओके, हमसे पूछा कि आँख के ऊपर एक उभरी हुई झिल्ली होती है जहाँ से प्रकाश एंटर करता है। तो प्रकाश कहाँ से एंटर करता है, जैसे आई है, इसके ऊपर एक उभरी हुई झिल्ली होती है। ठीक है, इसको क्या बोलते हैं, उभरी हुई झिल्ली को। देखिए इसमें उसने बहुत सारे की पॉइंट्स दे दिया जिससे हम पता कर सकते हैं, जैसे कि उसने बोला ट्रांसपेरेंट झिल्ली। ट्रांसपेरेंट झिल्ली किसकी होती है, एक की होती है सिर्फ, वो क्या होता है, कॉर्निया का। दूसरा उसने बोला उभरा हुआ भी क्या होता है, कॉर्निया। तीसरा उसने बोला कि प्रकाश जहाँ से एंटर करता है, तो प्रकाश भी कहाँ से एंटर करता है, कॉर्निया से। ओके, इसलिए हम कॉर्निया को क्या बोलते हैं, विंडो टू आई बोलते हैं, यानी आँख की खिड़की क्या होती है, कॉर्निया होती है, यहीं से लाइट एंटर होता है। ओके, तो ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो गया हमारा, कॉर्निया। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हु डेवलप अ रिलेशन बिटवीन द प्रेशर डिफरेंस बिटवीन 2 पॉइंट विद द वेलोसिटी चेंज एंड हाइट चेंज। वेग परिवर्तन और ऊंचाई परिवर्तन के साथ 2 बिंदुओं के बीच दाब अंतर के बीच संबंध किसने विकसित किया था। न्यूटन ने किया था, ठीक है, पास्कल ने किया था, टॉर्सली ने किया था, या बर्नौली ने किया था। ओके, तो अब बस 2 ऑप्शन में आप कंफ्यूज हो सकते हो, टॉर्सली और बर्नौली। और इसमें बहुत सारे बच्चे 90% बच्चे गलत करेंगे, वो करेंगे टॉर्सली के साथ। टॉर्सली जो कि इसका गलत आंसर है, इसका आंसर है बर्नौली।
ठीक है, क्वेश्चन को आपने 1 से 2 बार पढ़ना है अगर आपको समझ में नहीं आए। ये 2-3 बार जितने बार पढ़ सकते हो पढ़ो, लेकिन जब तक समझ में नहीं आए क्वेश्चन तब तक आंसर मत करना। देखिए क्वेश्चन बोल रहा है कि वेग परिवर्तन और ऊंचाई परिवर्तन के साथ, वेग परिवर्तन और ऊंचाई परिवर्तन के साथ दो बिंदुओं के बीच दाब अंतर के बीच संबंध किसने बताया था। तो देखिए बर्नौली की इक्वेशन क्या है, P प्लस रो जी एच प्लस हाफ रो वी स्क्वायर, यानी कि दाब ऊर्जा प्लस आपका पोटेंशियल एनर्जी और काइनेटिक एनर्जी, इन तीनों को हम सम निकालते हैं किसी भी पॉइंट पे तो वो क्या आता है, कांस्टेंट आता है। देखिए बर्नौली थ्योरम में कैसे करते थे हम, ये एक बनाते थे पाइप टाइप का, ठीक है। यहाँ देखिए ये H1 हाइट है, ये H2 हाइट है, P1 दाब है यहाँ पे, यहाँ P2 दाब है, V1 वॉल्यूम है, यहाँ V2 वॉल्यूम है, ठीक है। तो जब हम इसको इस वाली इक्वेशन में रखते हैं बर्नौली की जो थ्योरम है, तब क्या होता है, P की जगह पे क्या रखेंगे, P1 माइनस P2, ठीक है। और रो जी तो ऐसे ही रहेगा क्योंकि दोनों कांस्टेंट है, H2 माइनस H1 हाइट में डिफरेंस, ठीक है। ऐसे ही हमारा 1/2 रो तो आ गया हमारा कांस्टेंट, और V2 माइनस V1 का होल स्क्वायर, ठीक है। तो यही जो रिलेशन, यही क्वेश्चन वो पूछा गया कि दाब में अंतर, ऊंचाई में अंतर और वॉल्यूम में जो अंतर होता है, सॉरी वॉल्यूम नहीं है, ये वेग है, ठीक है, वी फॉर वेग, वेलोसिटी है, वेग में जो अंतर होता है इसके बीच रिलेशन किसने बताया था, तो बर्नौली ने बताया था अपने इक्वेशन से, ठीक है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, बर्नौली, ठीक है। इसका आंसर क्या है, बर्नौली। टॉर्सोली नहीं है, ओके। टॉर्सोली ने क्या बोला था, जो ये छेद है यहाँ से जो द्रव निकल रहा है इसकी जो वेलोसिटी होगी इस हाइट के वर्गमूल के डायरेक्ट प्रोपोर्शनल होगा, ये बोला था टॉर्सोली ने, ठीक है। तो टॉर्सोली आंसर नहीं है, इसका आंसर है बर्नौली, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं, और ये आपको याद रख लेना है, ठीक है। ये चैप्टर भी मैंने आपको करवाया है तो ये भी देख सकते हैं आप। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट इज द मैग्नीट्यूड ऑफ अ डिस्प्लेसमेंट ऑफ अ गर्ल स्केटिंग ऑन अ सर्कुलर आइस ग्राउंड ऑफ रेडियस इतना दे रखा है, इफ सी स्टार्ट फ्रॉम एज ऑफ द ग्राउंड एंड रीच अ पॉइंट डायमेट्रिकली अपोजिट टू द एज पॉइंट, ठीक है। देखिए क्वेश्चन में बोला जा रहा है एक सर्कुलर पाथ है, उस पर एक लड़की स्केटिंग कर रही है, उसने यहाँ से स्टार्ट किया एक पॉइंट से और ये पूरा चक्कर काटने के बाद वो यहाँ पे आ गई, ठीक है। नहीं यहाँ पे नहीं आई, उसके डायमीटर के सामने आई, यानी यहाँ पे आई। अगर ये सर्कल है इसका डायमीटर ये होगा तो वो यहाँ पे आई, इस बी पॉइंट पे आई, ठीक है, बी पॉइंट पे आई। अब उसने ये पूछा उसका डिस्प्लेसमेंट कितना होगा, ठीक है, और इसने इस गोले की त्रिज्या दे दी है 200 मीटर, 200 मीटर, ठीक है। ये है क्वेश्चन। तो डिस्प्लेसमेंट क्या होता है, जो मिनिमम पाथ होता है, शॉर्टेस्ट पाथ बोल सकते हैं हम जिसको, उसे बोलते हैं डिस्प्लेसमेंट। तो डिस्प्लेस कितना हुई वो, अब आप ये मत निकालना, ये क्या हुआ वो, ये तो होगी टोटल दूरी जिसे हम निकालेंगे 2πr/2 कर देंगे तो आधा निकल जाएगा, ये होगी टोटल दूरी। लेकिन उसने डिस्प्लेसमेंट पूछा, डिस्प्लेसमेंट क्या बोला मैंने आपको, शॉर्टेस्ट पाथ। आप बताओ ऐसे आप घूम के जाओगे, यहाँ पे आना है, ये पास पड़ेगा, या आप यहाँ से सीधा ये मारो, यहाँ से ए से सीधा बी पे चल गए, ये शॉर्ट पड़ेगा, तो ये वाला शॉर्ट पड़ेगा। और इसकी डिस्टेंस कितनी होगी, देखिए 200 मीटर रेडियस है, तो 200 मीटर तो मीटर ही है ना, हाँ 200 मीटर ये हो गया और 200 मीटर ये हो गया, तो टोटल डिस्प्लेसमेंट कितना हो गया उसका, 400 मीटर, ठीक है। 400 मीटर, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो गया, ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच लॉ स्टेट दैट द फोर्स दैट रिटार्ड अ स्फीयर मूविंग थ्रू अ विस्कस फ्लूइड इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द वेलोसिटी एंड द रेडियस ऑफ द स्फीयर एंड द वेलोसिटी ऑफ द फ्लूइड। कौन सा नियम कहता है कि एक श्यान तरल के माध्यम से चलने वाले गोले को रोकने वाला बल सीधे वेग और गोले की त्रिज्या और द्रव के श्यानता के समानुपाती होता है। तो मैंने आपको विस्कोसिटी वाले चैप्टर में सब बता रखा है, हुक्स का नियम, स्टोक्स का नियम और ये स्ट्रेन स्ट्रेस सब बता रखा है मैंने आपको। तो ये देखिए, ये जो हमसे पूछा गया क्वेश्चन, ये किसका स्टेटमेंट है, ये हमारा स्टोक्स के लॉ का। स्टोक्स का नियम क्या कहता है, F = 6π/r ईटा v, ये होता है। जहाँ पे ये जो फोर्स हो गया, ये कौन सा हो गया, ये रिटार्ड फोर्स, जो उस गोले, जैसे देखिए एक गोला है उसको हम एक लिक्विड में मूव करवा रहे हैं, तो लिक्विड क्या करेगा, इसको रोकने की कोशिश करेगा। जो वो रोक रहा है ना, रोकने की जो कोशिश कर रहा है वो F है, वो बल क्या है, F, जिसके कारण ये रुक रहा है। वो बल किसके प्रोपोर्शनल होता है, देखिए इस गोले की त्रिज्या के, ठीक है। यहाँ पे ईटा क्या है, ईटा है हमारी श्यानता यानी कि विस्कोसिटी ये फ्लूइड की जो विस्कोसिटी होगी उसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है, और जो इस गोले की वेलोसिटी है उसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है, ओके। तो ये किसका लॉ है, ये हमारा स्टोक्स का लॉ, और उसका ये फॉर्मूला याद रखना, ठीक है। F = 6πr ईटा v, ठीक है। ईटा क्या है यहाँ पे, विस्कोसिटी, r क्या है इसकी रेडियस, v क्या है इसकी वेलोसिटी, ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इफ द रेडियस ऑफ अ प्लेनेट इंक्रीज व्हाट हैपन टू द escape वेलोसिटी। इजी क्वेश्चन है, अगर आपको escape वेलोसिटी का फॉर्मूला आता है, ओके। तो escape वेलोसिटी का फॉर्मूला क्या होता है, ve = √2 G m/r, r
जहाँ पे आर क्या है, रेडियस है। ठीक है, एक ये फॉर्मूला होता है, एक दूसरा फॉर्मूला भी मैंने आपको बताया था जिसमें स्मॉल जी होता है। ठीक है, तो क्वेश्चन के अकॉर्डिंग हम दोनों फार्मूले लगा सकते हैं और इसी फार्मूले से वो वाला फार्मूला भी बनता है। ओके, अब देखिए उसने बोला कि हम किसी प्लेनेट का रेडियस बढ़ा रहे हैं। रेडियस क्या है, ये है, और ये क्या है, इसकी वेलोसिटी। दोनों में रिलेशन देखिए कैसा रिलेशन है कि जो इसकी वेलोसिटी है वो इनडायरेक्टली प्रोपोर्शनल है प्लेनेट के रेडियस से। तो अगर हम प्लेनेट का रेडियस बढ़ा रहे हैं, यहाँ क्या करें, बढ़ा रहे हैं, तो इसके वेलोसिटी क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा, है ना। इनडायरेक्टली प्रोपोर्शनल है इसके, ये बढ़ाएंगे तो ये कम हो जाएगा, तो इसके वेलोसिटी क्या हो जाएगा, प्लेन वेग क्या हो जाएगा, डिक्रीज हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए सही हो गया इसका। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट इज द रेजिस्टेंस ऑफ अ रजिस्टर व्हेन अ बैटरी ऑफ ईएमएफ दे रखा 10 वोल्ट एंड इंटरनल रेजिस्टेंस दे रखा 3 ओम इज कनेक्टेड विद द करंट ऑफ 0.5 एम्पियर फ्लोइंग इन अ सर्किट। हमसे पूछा गया है रेजिस्टेंस ऑफ रजिस्टर, एक प्रतिरोध की प्रतिरोधकता पूछी गई है और ये सब दे रखा है हमें। ठीक है, तो ये आपका क्लास 12 से न्यूमेरिकल है। ठीक है, तो देखिए ईएमएफ का फॉर्मूला आपको पता होना चाहिए। ईएमएफ का फॉर्मूला क्या होता है, ई इज इक्वल टू आई आर प्लस आई आर स्मॉल आर, जहाँ पे छोटा वाला आर क्या है, इंटरनल रेजिस्टेंस है, और बड़ा वाला आर क्या है, रेजिस्टेंस है, जो हमने प्रतिरोध लगा रखा है। अब मैंने ये फॉर्मूला ऐसे क्यों लिखा, जबकि ये फॉर्मूला तो ऐसे होता है, आई कॉमन रहता है, आर प्लस आर होता है। ये फॉर्मूला मैंने इसलिए ऐसे लिखा है क्योंकि देखिए अगर मैं इस फॉर्मूले को ऐसे याद करूंगा तो यहाँ पे देखिए आई आर की जगह मैं क्या रख सकता हूँ, वी रख सकता हूँ। ठीक है, तो एक फॉर्मूला यहाँ से ये बन जाएगा, ई इज इक्वल टू वी प्लस आई आर। तो जब अगर क्वेश्चन में वोल्टेज दे के रखता है तो मैं डायरेक्ट इसी फॉर्मूले को यूज करूंगा, वरना वहाँ पे मैं सोचता रह जाऊंगा कि वी दे रखा, अब इसका क्या यूज होगा। ठीक है, तो इस फॉर्मूले को आपने ऐसे याद करना है, आई आर प्लस आई आर। ठीक है, छोटा वाला आर क्या है, इंटरनल रेजिस्टेंस, बड़ा वाला आर क्या है, जो रेजिस्टर लगा रखा है हमने। तो हमसे यही पूछा गया, ये बताओ। ओके, तो मैं क्या करता हूँ, आई कॉमन ले लेता हूँ पहले, तो ई इज इक्वल टू क्या हो गया, आई आर प्लस आर। देखिए ई दे रखा उसने 10, आई दे रखा हमें 0.5, आर निकालना है, स्मॉल आर दे रखा उसने कितना है, 3 ओम। बस इसको काटते, पॉइंट लगाया, 0 से 0 गया, और ये कितने गया 20 बार में, और 3 को इधर भेज दूंगा तो आर की वैल्यू कितनी आ जाएगी, आर इज इक्वल टू 20 माइनस 3 यानी कि 17 ओम। क्या आ गया, ऑप्शन नंबर ए सही हो गया इसका। 17 ओम आ गया, हमारा रेजिस्टेंस आ गया, जो रजिस्टर लगा रखा है उसका रेजिस्टेंस कितना होगा, 17 ओम। ठीक है, इस फॉर्मूले को याद रखना। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द इलेक्ट्रिक फोर्स बिटवीन टू प्रोटॉन ऑफ एन एटम इज डैश टाइम द ग्रेविटेशनल फोर्स बिटवीन देम फॉर एनी फिक्स डिस्टेंस। ओके, इस वीडियो का सबसे हार्ड क्वेश्चन यही बोलूंगा मैं। ठीक है, लेकिन आप इसमें अगर थोड़ा सा स्मार्ट अप्रोच करोगे तो ये क्वेश्चन ईजिली हो जाएगा। ठीक है, तो देखिए हमसे क्या बोला है क्वेश्चन में कि एक परमाणु के 2 प्रोटॉन के बीच विद्युत बल उसमें लगने वाले गुरुत्वाकर्षण बल के कितना गुना होगा। ओके, तो देखिए विद्युत बल और गुरुत्वाकर्षण बल दोनों पता है आपको, एफ इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू क्या होता है, Q1 Q2 अपॉन आर स्क्वायर, Q1 Q2 आर स्क्वायर, ये होता है आपका विद्युत बल। और गुरुत्वाकर्षण बल क्या होता है, एफ इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू क्या होता है आपका, M1 M2 दोनों के मास अपॉन आर स्क्वायर। ठीक है, ये होता है। यही पूछा गया कि ये जो विद्युत बल लगेगा ये गुरुत्वाकर्षण बल से कितना अधिक होगा, कितना गुना अधिक होगा। ओके, तो देखिए मैंने सॉल्व करके रखा है ऑलरेडी। अब यहाँ पे बात हो रही प्रोटॉन की, 2 प्रोटॉन की, तो दोनों प्रोटॉनों का मास क्या होगा, सेम होगा। ठीक है, तो ग्रेविटेशनल फोर्स निकालेंगे तो जी, ठीक है, जी क्या आ गया, कांस्टेंट आ गया, यानी एफ इज इक्वल टू जी। दोनों का मास सेम है इसलिए मैं बोल सकता हूँ एम का स्क्वायर लिख सकते हैं, और नीचे क्या होगा, आर का स्क्वायर, ये तो रहेगा। एम स्क्वायर ले लिया मैंने क्योंकि दोनों का मास सेम है। ओके, ये हो गया आपका जो ग्रेविटेशनल फोर्स है। इलेक्ट्रिक फोर्स ऐसे निकालेंगे, दोनों पे चार्ज क्या होगा, सेम होगा, तो ये क्या होगा, ई स्क्वायर हो जाएगा अपॉन आर। ठीक है, और के ले लिया यहाँ पे कांस्टेंट। ठीक है, सारी बेसिक्स यहाँ पे यूज होगा, जैसे कि प्रोटॉन का द्रव्यमान कितना होता है, उस पर चार्ज कितना होता है। ठीक है, सब देखिए चार्ज कितना होता है, तो जितना इलेक्ट्रॉन पे होता है उतना ही होता है, लेकिन पॉजिटिव होता है। ठीक है, इंटू 10 टू द पावर -19, 1.67 इंटू 10 टू द पावर -19 कूलम, इतना चार्ज होता है एक प्रोटॉन पे। और ये 2 प्रोटॉन है, इसका स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है, अपॉन ये क्या है हमारा, ये है हमारा इलेक्ट्रिक फोर्स। और देखिए मैंने क्या किया, ग्रेविटेशनल फोर्स है, ये इलेक्ट्रिक फोर्स है, दोनों को मैंने क्या किया, डिवाइड कर दिया। ठीक है, इलेक्ट्रिक फोर्स में मैंने ग्रेविटेशनल फोर्स का डिवाइड कर दिया, तो क्या होगा, जब डिवाइड करूंगा तो ये उधर चल जाएगा, ये उधर जाएगा, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन हो जाएगा, तो ये आपका ऐसे आएगा। ठीक है, अब सारी वैल्यू रखते हैं। चार्ज कितना है, 1.6 इंटू 10⁻⁻19, और इसका स्क्वायर हो जाएगा क्योंकि ये दोनों सेम है। ठीक है, अपॉन आर स्क्वायर ऐसे रहेगा, दूरी नहीं दे रखी है, कोई बात नहीं, दूरी तो कट जाएगा। ठीक है, आर स्क्वायर कट जाएगा। जी ऐसे रखेंगे हम, द्रव्यमान कितना होता है प्रोटॉन का, 1.67 इंटू 10 टू द पावर -27 kg। ठीक है, इतना होता है द्रव्यमान रख दिया हमने, केजी में रखा। केजी में क्यों रखा, क्योंकि एसआई में द्रव्यमान का यूनिट क्या होता है, केजी होता है। ठीक है, इसको रख दिया। अब यहाँ पे आपने, अब देखिए अगर यहाँ पे हम कैलकुलेशन करने लगे तो बहुत लंबी कैलकुलेशन हो जाएगी। ठीक
ठीक है। तो कैलकुलेशन से बचने के लिए क्या करेंगे हम, देखिए बस हम 10 की पावर को कैलकुलेट करेंगे, बाकी कुछ कैलकुलेट नहीं करेंगे, ठीक है। तो के की वैल्यू आपको पता है कांस्टेंट होता है जो 1/(∁ एप्सिलॉन नॉट), ये जो था 4πε0, इसकी वैल्यू कितनी बताई थी मैंने आपको, 9 × 10⁹ ये होती है इसकी वैल्यू, ठीक है। तो के की जगह रख दिया हमने ये ऐसी है, आर से तो आर कट गया, नीचे जी की वैल्यू आपको पता है 6.67 × 10⁻11। ओके, अब मैंने क्या बोला कि खाली हम उसमें डील करते हैं 10 टू द पावर में। इधर देखिए 10 की पावर 9 है, 10 की पावर 9 लिख दिया, इंटू इधर 10 की पावर 19 और उसका स्क्वायर करेंगे तो 38 हो जाएगा, यानी 10 की घात -38 हो गया, ठीक है। नीचे देखिए 10 की घात -11 और इंटू 27, 27 दूनी कितना होता है 54, तो 10 की घात -54 हो गया नीचे, ठीक है। अब इसको करेंगे तो कितना हो जाएगा, देखिए 65 हो जाएगा, 10 की घात -65 है ना, और इस -65 को ऊपर लेके जाएंगे तो +65 हो जाएगा, यानी कि 10 की घात 9 इंटू 10 की घात -38 इंटू 10 की घात प्लस का 35, ये हो जाएगा। अब बस इसको सॉल्व करना है, देखिए इसको सॉल्व कर, पहले इसको जोड़ लेते तो कितना आ जाएगा 74 आ जाएगा, ठीक है 74 आ जाएगा। 74 में 38 कम करेंगे तो कितना आएगा, 74 में 38, 74 में 38 करना था माइनस, ठीक है। कितना आएगा आपका, 14 में से 8 गया कितना 6, और इधर बचा 6 में 3 गया 3, 36, ठीक है। 36 बचा आपका 10 टू द पावर 36 बचा, ठीक है। बस आपको 10 की पावर की में कैलकुलेशन करना था, ठीक है। आप देखते हैं ऑप्शन पे आते हैं, ऑप्शन में देखते हैं तो ऑप्शन बहुत दूर दूर है। यहाँ देखिए 10 की पावर 18 है, यहाँ 18 की पावर 10 है, या 10 की पावर 36 है और 36 की पावर 10 है। हमारा क्या आंसर आया था 10 की पावर 36, तो ऑप्शन नंबर सी करेक्ट होगा। ज्यादा कैलकुलेशन नहीं करनी पड़ी, इसको बोलते हैं स्मार्ट अप्रोच, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज द टाइम रेट ऑफ चेंज ऑफ एंगुलर मोमेंटम ऑफ अ पार्टिकल इज डैश टू द टॉर्क acting on it expressed in second law of motion in the angular form। एक कण के कोणीय संवेग के परिवर्तन की दर उस पर कार्य करने वाले बलागुण से डैश है, जैसे कि कोणीय गति के द्वितीय नियम में व्यक्त किया गया है। ओके, तो यदि आपको टॉर्क का फॉर्मूला पता है, इसमें एंगुलर मोमेंटम में टॉर्क का फॉर्मूला क्या होता है, टॉर्क इज इक्वल टू जितना उसमें मोमेंटम में चेंज हो रहा है, यानी dl/dt, ठीक है। टॉर्क क्या होता है एंगुलर मोमेंटम में, जितना उसके मोमेंटम में चेंज हो रहा है अपॉन टाइम, जिस टाइम में वो चेंज हो रहा है, ठीक है। मोमेंटम में परिवर्तन की दर को क्या बोलते हैं, टॉर्क बोलते हैं, बलाघूर्ण बोलते हैं। तो इसने क्वेश्चन में बोला द टाइम रेट ऑफ चेंज ऑफ एंगुलर मोमेंटम ऑफ अ पार्टिकल इज डैश टू द टॉर्क, ये बोला है इतना, इससे कैसे संबंधित है, तो द रेट ऑफ चेंज इन एंगुलर मोमेंटम इज इक्वल टू, बीच में क्या लगा रखा हमने, इज इक्वल टू क्या होगा, टॉर्क होगा, तो ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो गया, है ना। द रेट ऑफ चेंज इन एंगुलर मोमेंटम इज इक्वल टू क्या होगा, टॉर्क, और इसका फॉर्मूला क्या होता है, टॉर्क इज इक्वल टू, टॉर्क मतलब बलाघूर्ण बराबर क्या होता है, मोमेंटम में चेंज की दर को, यानी dl/dt, जहां पे dl क्या है हमारा मोमेंटम, ठीक है, और उसमें चेंज कर दिया हमने dt से। ओके, आगे देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, इसका ऑप्शन नंबर सी करेक्ट था। नेक्स्ट देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ दीज डज नॉट हैव रिलेशन विद द फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स। तो ऊष्मागति का पहला नियम क्या पढ़ा था हमने, उसका फॉर्मूला क्या होता है, इंटरनल एनर्जी इज इक्वल टू जो उसको हम हीट देते हैं माइनस जितना उस पर वर्क किया जाता है। डेल यू क्या है हमारा, इंटरनल एनर्जी में जो चेंज हो रहा है, क्यू क्या है हीट, डब्ल्यू क्या है जितना भी वर्क डन हो रहा है। ये था हमारा पहला नियम ऊष्मागति का। ऊष्मागति के मैंने आपको सारे नियम बता रखा, ऊष्मागति का मैंने चैप्टर पढ़ाया अच्छे से, उसके हमने एमसीक्यू भी सॉल्व किए थे, 2 पार्ट में आया था, एंट्रोपी और एंथैल्पी, उसका दूसरा पार्ट था, वो जरूर देखना है एंट्रोपी वाला, ठीक है। तो देखिए इसमें देखिए इंटरनल एनर्जी की बात हो रही है, हीट की बात हो रही है और वर्क डन की भी बात हो रही है। तो देखिए ऑप्शन नंबर ए वर्क की तो बात हो रही है, तो ये तो हो नहीं सकता आंसर। हमसे पूछा गया था कि प्रथम नियम में किसका संबंध नहीं है, तो वर्क तो होता है। ऑप्शन नंबर सी में बोला इंटरनल एनर्जी, तो ये भी होता है और हीट भी होता है, तो बचा क्या हमारा एंट्रोपी नहीं होता है। अब देखिए जो मैंने आपको एमसीक्यू करवाया था वहाँ पे शायद मैंने आपको एंट्रोपी का ये बता दिया था कि एंट्रोपी का संबंध तीसरे नियम से, ठीक है, तीसरे नियम से संबंध है एंट्रोपी का। लेकिन आपसे क्वेश्चन ये पूछा जाए एंट्रोपी किस नियम द्वारा व्यक्त किया जाता है, या फिर एंट्रोपी किस नियम द्वारा डिस्क्राइब किया जाता है, तो तब आएगा आपका आंसर थर्मोडायनेमिक्स का सेकंड लॉ। थर्मोडायनेमिक्स का सेकंड लॉ एंट्रोपी को डिस्क्राइब करता है, ठीक है। इसका आंसर हो गया एंट्रोपी एंथैल्पी मैंने आपको अच्छे से पढ़ा रखा, उसे देख लेना, और ये याद रखना ऊष्मागति का जो दूसरा नियम है वो एंट्रोपी के बारे में बताता है, ठीक है, दूसरा नियम, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, एज पर द हुक्स लॉ द मैथमेटिकल स्टेटमेंट f इज इक्वल टू -kx, व्हाट डज k रिप्रेजेंट। यहाँ पे पूछा गया k क्या है, ग्रेविटेशनल कांस्टेंट है, कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शनल है, सरफेस कांस्टेंट है या स्प्रिंग कांस्टेंट है। तो ये तो कई बार बता दिया मैंने आपको, तो इजीली कर लोगे। स्प्रिंग फोर्स का फॉर्मूला लिखा हुआ है ये kx, f इज इक्वल टू -kx, जहाँ पे k क्या होता है, स्प्रिंग कांस्टेंट होता है। ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो गया। इसके ऊपर तो बहुत सारे न्यूमेरिकल कर लिए हमने। नेक्स्ट देखते हैं
ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एग्जांपल ऑफ नॉन कंजर्वेटिव फोर्स। निम्नलिखित में असंरक्षी बल, रूढ़िवादी नहीं हो, यहाँ पे लिखना असंरक्षी बल, असंरक्षी बल का उदाहरण है। असंरक्षी बल पूछा गया है। संरक्षी बल यानी कि कंजर्वेटिव फोर्स, नॉन कंजर्वेटिव फोर्स मैंने आपको अच्छे से बता दिया। कंजर्वेटिव फोर्स यानी कि जो अपने पाथ पे डिपेंडेंट नहीं होते हैं। नॉन कंजर्वेटिव फोर्स जो अपने पाथ पे डिपेंडेंट होते हैं और अदर फैक्टर जैसे कि वेलोसिटी, वर्क, ठीक है, इन सब पे डिपेंडेंट होते हैं, उसको बोलते हैं नॉन कंजर्वेटिव फोर्स। हमसे पूछा गया है नॉन कंजर्वेटिव फोर्स, तो देखिए नॉन कंजर्वेटिव फोर्स यानी जो अपने पाथ पे डिपेंडेंट होगा। इलेक्ट्रोस्टैटिक्स फोर्स पाथ पे डिपेंडेंट नहीं होता। ग्रेविटेशनल फोर्स पाथ पे डिपेंडेंट नहीं होता। बायंसी फोर्स ये भी अपने पाथ पे डिपेंडेंट नहीं होता। फ्रिक्शनल फोर्स अपने पाथ पे डिपेंडेंट होता है। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो गया हमारा। फ्रिक्शनल फोर्स क्या है? नॉन कंजर्वेटिव फोर्स है, नॉन कंजर्वेटिव फोर्स। और नॉन कंजर्वेटिव फोर्स में क्या होता है, जो एनर्जी होती है वो कंजर्व नहीं रहती है, ठीक है। नॉन कंजर्वेटिव फोर्स में एनर्जी कंजर्व नहीं होती, जबकि कंजर्वेटिव फोर्स में एनर्जी कंजर्व रहती है, ठीक है। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो गया इसका। इसी के साथ हमारे फिजिक्स के 20 क्वेश्चंस हो गए। अब मैथ्स के 10 क्वेश्चंस को सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन नंबर 21 देखिए, एक मैट्रिक्स ए दिया हुआ है और इसको बोला गया है कि इसको हम सिमेट्रिक कब बोलेंगे, और यहाँ पे आपको कुछ कंडीशंस दे रखा है, ओके। तो क्वेश्चन नंबर 21 और क्वेश्चन नंबर 22 दोनों एक साथ बताता हूँ, उसके बाद दोनों को एक्सप्लेन करेंगे, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 21 आप पढ़िए, इसको सॉल्व करें कि जब मैट्रिक्स ए है उसको हम सिमेट्रिक मैट्रिक कब बोलेंगे, और ये है कंडीशन, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 22 है, एक मैट्रिक्स ए दिया है और इसको कब बोलेंगे हम कि ये स्क्यू सिमेट्रिक है, ओके। तो इसको स्क्यू सिमेट्रिक कब बोलेंगे, नीचे कंडीशन दिया हुआ है, ठीक है। तो दोनों क्वेश्चन आपने सॉल्व कर लिया होगा, ठीक है। अब मैं अब दोनों को एक्सप्लेन करता हूँ। तो देखिए सिमेट्रिक मैट्रिक्स और स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स दोनों को समझते हैं। जैसे कोई मैट्रिक्स ए है, ये क्या है, मैट्रिक्स ए है। तो जब मैं इसका ट्रांसफर मैट्रिक निकालूंगा, ट्रांसफर मैट्रिक मतलब कि जब हम रो को कॉलम में चेंज करते थे, देखिए ये होता है रो, ये पड़ी हुई वाली लाइन, और जो खड़ी वाली लाइन होती है इसको बोलते हैं कॉलम। तो जब मैं रो को कॉलम में बना दूंगा, जैसे ये रो है तो ये इसको कॉलम बनाऊंगा, एक एक माइनस एक, ठीक है, ये बना दिया कॉलम। तो जब मैं रो को कॉलम में बनाता हूँ उसको बोलते हैं ट्रांसफर करना उसका। तो जब मैं ए का ट्रांसफर निकालूंगा, ए ही आया, जैसे कि मैं इसका करके दिखाता हूँ, ये कोई मैट्रिक्स ए, इसका अगर मैं ट्रांसफर निकालूँ यानी रो को कॉलम में बनाता हूँ, तो देखिए एक एक माइनस एक, फिर इसका लिखेंगे 1 2 0, फिर इसका लिखेंगे -1 0 5। अब आपको एक चीज़ दिख रहा होगा कि अगर मैंने इसके रो को कॉलम में भी चेंज कर दिया तभी भी वही आया है। देखिए एक की जगह एक ही है, यहाँ एक है, यहाँ भी एक है, यहाँ -1 है, यहाँ 5 है, यहाँ भी 5 है, ठीक है। तो जब ए का हम ट्रांसफर निकालते हैं और वो ए ही आता है तो उसी को बोलते हैं हम सिमेट्रिक मैट्रिक, ठीक है, समझ में आ गया। स्क्यू सिमेट्रिक क्या बोलते हैं, जब हम ए का ट्रांसफर निकाला और वो आया -a। देखिए कैसे, जैसे ये एक मैट्रिक्स ए है, इसका हम करते हैं ट्रांसफर, ट्रांसफर यानी कि रो को कॉलम में चेंज कर देते हैं। तो करते हैं, इसको करते हैं कॉलम में चेंज, 0 1 -2, इसको करते हैं -1 0 3, और इसको करेंगे 2 -3 और 0, ये आया। अब देखिए अगर मैं यहाँ से माइनस कॉमन ले लेता हूँ, माइनस कॉमन ले लूँगा, ये प्लस हो जाएगा, ये माइनस होगा, ये माइनस हो गया, और ये प्लस हो जाएगा, ये प्लस हो जाएगा, ये माइनस हो जाएगा, तो ये वापस वही बन गया, सेम वही बन गया। यानी कि जब हमने इसका ट्रांसफर निकाला तो ये क्या बन गया, -a बन गया। तो जब हम किसी मैट्रिक्स का ट्रांसफर निकालते हैं और वो -a में आता है, यानी माइनस उसी मैट्रिक्स के फॉर्म में आता है, तो उसको बोलते हैं स्क्यू सिमेट्रिक, ठीक है। अब क्वेश्चन में आते हैं। क्वेश्चन नंबर 21 में बोला गया था कि ये सिमेट्रिक कब होंगे। तो देखिए ए आई जे का मतलब समझिए, आई मतलब क्या होता है रो, जे मतलब क्या होता है कॉलम, ठीक है, ठीक है। आई मतलब कि जो उसका रो का नंबर है, और जे मतलब जो उसका कॉलम का, जैसे कि एक मैट्रिक्स है 1 2 3 4। तो अगर मैं ये बोलूँ इसकी लोकेशन बताओ तो कैसे होगा, ए ये कौन से नंबर पे, कौन से रो पे, दूसरे वाले पे, पहला वाला ये दूसरा ये, तो 2, कौन से कॉलम में, पहला वाला कॉलम पे, तो 1, ये होता है इसका, ठीक है। तो ये जो आगे लिखते हैं इसको बोलते हैं हम रो, और ये जो पीछे होता है उसको कॉलम, ठीक है, इतना पता ही होगा आपको। तो सिमेट्रिक कब बोला मैंने, कि जब हम ये रो है और ये कॉलम है, जब हम रो को कॉलम बना देते हैं, कॉलम को रो बना देंगे, और जब ये दोनों बराबर होंगे तो यही तो होगा सिमेट्रिक। यानी रो को हमने क्या बना दिया, कॉलम बना दिया, और कॉलम को रो बना दिया, तब ये दोनों सिमेट्रिक है। तो किसमें ये वाला ऑप्शन आई जे बराबर जे आई, ऑप्शन नंबर बी में, ठीक है। ऑप्शन नंबर बी देखिए, ए आई जे इज इक्वल टू ए जे आई, ठीक है, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो गया। आगे देखते हैं, दूसरा क्वेश्चन था स्क्यू सिमेट्रिक का। स्क्यू सिमेट्रिक क्या बोला मैंने, ए आई जे करेंगे तो ये बनना चाहिए ए जे आई, ये तो बनना ही चाहिए लेकिन माइनस आना चाहिए, ठीक है। तो ये किसमें, ऑप्शन नंबर सी में, ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो गया, ठीक है। नेक्स्ट चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका ये है, ए स्क्वायर बताना है। एक मैट्रिक्स दे रखा आपको ए, इसका ए स्क्वायर बताना है। तो ए स्क्वायर निकालना भी बता देता हूँ मैं आपको। ए स्क्वायर कैसे निकालते हैं हम, ए इंटू जब ए होता है तभी तो ए स्क्वायर बनता है ना। तो बस यहाँ पे भी वही रूल होगा, ए इंटू ए करेंगे। ए की वैल्यू इसने ये दे रखा आयोटा ए, ठीक है, आयोटा 0 0 आयोटा, इसकी इंटू करनी है हमें इसी से, यानी कि आयोटा 0 0 आयोटा, ठीक है। अब आपको इंटू करने आना चाहिए मैट्रिक्स में, कैसे करते हैं,
एक रो को पकड़ते हैं और कॉलम से इंटू करते हैं, यानी रो बाय कॉलम होता है इसमें, रो बाय कॉलम इसमें इंटू होता है। ये रो उठाया आपने और इस कॉलम को उठाया, और इंटू कैसे होगा, देखिए इस आयोटा का इससे करेंगे, आयोटा 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 स्क्वायर, ठीक है, और ये जीरो का करेंगे इससे, तो ये क्या हो गया जीरो, ठीक है, ये हो गया, ठीक है। अब इसी रो का इस वाले कॉलम से करने, प्लस लगाओ, ठीक है। मैं आपको एक बार साफ से लिख देता हूँ, साफ कर देता हूँ, यहाँ पे थोड़ा साफ साफ लिख देता हूँ, आयोटा जीरो जीरो आयोटा, इसकी इंटू करनी है हमें किससे, आयोटा जीरो जीरो आयोटा से, ठीक है। मैंने क्या बोला, पहले इस रो को उठाया और इस कॉलम के साथ किया, तो हमारा क्या आया था, देखिए आयोटा के आयोटा से करेंगे आयोटा स्क्वायर, जीरो के जीरो से करेंगे जीरो, ठीक है, प्लस जीरो। फिर एक लाइन छोड़ देना है, इसका करेंगे इससे, तो आयोटा का करेंगे जीरो से तो जीरो, प्लस जीरो को करेंगे आयोटा से, ये जीरो हो गया, ठीक है। अब ये वाला इसका खत्म हो गया, अब दूसरी वाली रो उठाओ और फिर कॉलम से करो, इसका करेंगे इससे, देखिए इसका करेंगे पहले इस वाले से, जीरो के आयोटा से जीरो, आयोटा की करेंगे, आयोटा की करेंगे जीरो से, तो ये भी जीरो आ गया, ठीक है। फिर इसका इससे करेंगे, जीरो की करेंगे जीरो और आयोटा का करेंगे आयोटा स्क्वायर हो जाएगा, ठीक है, ये हो गया, ठीक है। तो हमारे पास क्या आया, एक आयोटा स्क्वायर यहाँ बचा, एक आयोटा स्क्वायर यहाँ, और बाकी सारे जीरो है, यानी आयोटा स्क्वायर जीरो जीरो आयोटा स्क्वायर। आयोटा स्क्वायर की वैल्यू मैंने आपको बताया कितना होता है, माइनस वन जीरो जीरो माइनस वन, ये आ गया आपका आंसर, ठीक है। किसमें, ये है आपका ऑप्शन नंबर बी में, ठीक है, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाता है हमारा, -1 0 0 -1, ठीक है। इस प्रकार से हम इंटू करते हैं और ए स्क्वायर निकालते हैं, ठीक है। तो ए स्क्वायर निकालना आ गया आपको, ठीक है। मैंने आपको बहुत कुछ बता दिया मैट्रिक्स में ए स्क्वायर कैसे निकालते हैं, ट्रांसफर कैसे निकालते हैं। अगर आपने ये 4 मॉक लगाए ना, इसी में आपका मैट्रिक्स तो 80% आपका मैट्रिक्स कवर हो जाएगा, इसी में मैंने आपको मेन चीज़ें बता दी है, ठीक है। आगे चलते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट इज द ऑर्डर ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन, ठीक है। अवकलन समीकरण का क्वेश्चन है ये, आपका क्लास 12th में है ये। हमें बोला गया है इसका ऑर्डर बताओ, कोटि बताना है, ऑर्डर को शायद कोटि ही बोलते हैं हिंदी में, एक बार कंफर्म कर लेना, कोटि होगा शायद। तो ये इक्वेशन है डिफरेंशियल इक्वेशन, इसका हमें कोटि बताना है, ऑर्डर बताना है, ठीक है। तो यदि आपको आता है तो इसका आंसर करें, ठीक है। आगे के 2 क्वेश्चन आपको करने, फिर एक साथ ही मैं आपको बताऊंगा, ठीक है। इसका हो गया, ये एक डिफरेंशियल इक्वेशन है, अवकलन समीकरण है, इसमें आपको डिग्री बताना है, ठीक है। तो इसका भी आपने आंसर कर दिया होगा, कर दिया। अब मैं आपको दोनों बता देता हूँ, देखिए ऑर्डर कैसे निकालते हैं डिफरेंशियल इक्वेशन का। ऑर्डर यानी कि मैक्स कितनी बार उसका अवकलन किया गया है, कितनी बार उसका डिफरेंशिएशन किया गया, कितनी मैक्स कितनी बार किया गया, वो उसका ऑर्डर हो गया। जैसे कि देखिए इसका मतलब समझते हो ना, यानी कि 2 बार, इसको हम क्या लिख सकते हैं, d2y/dy², ये लिख सकते हैं इसको, और इसको क्या लिख सकते हैं, dy/dx, ठीक है, x है, ठीक है, ये x है, ठीक। यानी कि जब एक डैश लगा होता है तो एक बार अवकलन करते हैं उसका, 2 डैश लगवाते हैं यानी 2 बार किया हुआ है अवकलन। तो ऑर्डर क्या होता है, मैंने क्या बोला, मैक्स कितनी बार उसका अवकलन किया है, कितनी बार उसका डिफरेंशिएशन किया गया है। तो इस इक्वेशन को देखने से हमें पता चल रहा है मैक्स इसको 2 बार ही किया गया है, तो जो इसका ऑर्डर हो गया वो कितना हो गया, 2 हो गया, ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो गया, ठीक है। ये ऑर्डर हो गया। अब डिग्री समझिए, डिग्री क्या होता है, ये डिफरेंशियल इक्वेशन है कोई, उसमें मैक्स जो अवकलन किया गया है उसकी जो पावर होगी उसी को बोलेंगे डिग्री। देखिए मैं क्या कहना चाह रहा हूँ, यहाँ पे देखिए एक बार यहाँ पे अवकलन हुआ है, यहाँ 2 बार हुआ है, यहाँ 3 बार हुआ है, ठीक है। अगर आप देखोगे कोई ऐसे बता देता है जिसकी पावर जितनी होगी वो होगा उसका डिग्री, तो यहाँ पे देखिए इसकी पावर 5 है यानी 5 होगी क्या, नहीं, इसका आंसर ये 5 गलत हो गया। इक्वेशन में देखना है आपको मैक्स कितनी बार अवकलन हुआ है, मैक्स कितनी बार अवकलन हुआ है, 3 बार, ये ना मैक्स। अब इसकी पावर देखनी है आपको कितनी, इसकी पावर कितनी है, 2, तो इसकी जो डिग्री आ गई कितनी आ गई, 2। तो इस बात का आपको ध्यान रखना है, इक्वेशन में मैक्स अवकलन होगा उसकी पावर को देखना है, ये नहीं कि मैक्स कितनी पावर, मैक्स पावर को नहीं देखना, मैक्स जिसका अवकलन हो रखा है उसकी पावर, ठीक है। मैक्स अवकलन कितना हो रखा है, इसका हो रखा है 3 बार हो रखा है, ठीक है, और इसकी पावर कितनी है, 2, तो इसकी डिग्री कितनी हो जाएगी, 2, ठीक है। अब कुछ क्वेश्चन बताता हूँ मैं आपको प्रैक्टिस, ये आपके मॉक से हटके, ठीक है, इनको काउंट मत करना, ये मैं आपको ऐसे बता रहा हूँ प्रैक्टिस के लिए। देखिए इसमें आपको बताना है, ऑर्डर बताना है, ठीक है, कोटि बताना है। तो कोटि कितना बताया मैंने आपको, मैक्स कितनी बार उसका अवकलन किया गया, कितनी बार किया गया, 2 बार किया है, तो इसकी कोटि कितनी होगी, 2, ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो गया। अब इसका बताइए फाइंड द डिग्री, डिग्री बताना है। डिग्री मैंने क्या बोला कि मैक्स जो जितनी बार अवकलन हुआ है उसकी पावर, यहाँ पे देखिए एक बार अवकलन हुआ है, यहाँ पे भी एक बार अवकलन हुआ है, तो मैक्स अवकलन कितना, एक ही है। तो अब पावर देखते हैं, मैक्स पावर किसकी है, इसकी पावर कितनी है, 3, इसकी पावर कितनी है, 2, तो मैक्स पावर किसकी, इसकी 3 है, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो गया। समझ में आ गया डिग्री और ऑर्डर, ओके। आगे चलते, नेक्स्ट क्वेश्चन है द रेंज ऑफ फंक्शन। ये कोई फंक्शन दे रखा है, इसकी रेंज बतानी है हमें। देखिए इसको कैसे सॉल्व करते हैं, ये जो फंक्शन दे रखा है इसको हम किसी वेरिएबल के इक्वल ले लेते हैं, यानी मान लेते हैं y = 3x - 2, मान लिया, ठीक है। अब हमें देखिए fx लिखा हुआ है ना, तो x की वैल्यू हमें फाइंड करना है, x की वैल्यू फाइंड करना है, इसको इधर भेज देता हूँ मैं। देखिए ये है y = 3x - 2,
तो क्या देखिए 3x की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 3x की वैल्यू हो जाएगी y+2, x की वैल्यू कितनी हो जाएगी y+2/3, ये हो जाएगा x की वैल्यू। ठीक है, अब देखिए मैं इस y की जगह कुछ भी रख सकता हूँ, 0 1 2 3 4 5 माइनस प्लस कुछ भी रख सकता हूँ, कि कुछ भी रखूंगा तो कुछ ना कुछ तो आएगा ही आएगा ना। मतलब ऐसा तो नहीं होगा कि इन्फिनिटी वाला सीन बन जाए, 0/0 नहीं बनना चाहिए, बस 0/0 नहीं बन सकता। ठीक है, 0/0 नहीं बन सकता। अगर मैं यहाँ पे -2 भी रखूंगा तो 0/3 बनेगा, 0/3, और 0/3 क्या होता है, 0 होता है। तो ये भी पॉसिबल कंडीशन है। तो मैं इस y की जगह कुछ भी मान रख सकता हूँ, यानी कि मैं इसकी वैल्यू -∞ से +∞ तक रख सकता हूँ। तो यही इसकी रेंज बन जाती है, यही होगी इसकी रेंज। इसकी रेंज क्या होगी, -∞ से +∞, जो कि आपके ऑप्शन नंबर किसमें, ऑप्शन नंबर ए में ही है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, द नंबर ऑफ स्क्वायर दैट कैन फॉर्म ऑन द चेस बोर्ड। एक चेस बोर्ड होता है जिस पर चेस खेलते हैं, उस पर कितने स्क्वायर, कितने वर्ग बन सकते हैं, ये पूछा गया क्वेश्चन। तो इस पर बहुत सारे लोग गलती कर सकते हैं। वो सोचेंगे इधर तो होते हैं 8, इधर होते हैं 8, 8 8 64, 64 डब्बे बनेंगे। ठीक है, और ये गलत हो जाएगा आपका। 64 तो बनेंगे ही, लेकिन वो सिंगल सिंगल डब्बे बनेंगे 64। फिर अगर मैं 2 डब्बों को मिला दूं तभी भी बनेंगे, 3 डब्बों को मिला दूं तभी भी बनेंगे, 4 डब्बों को भी मिला के भी बनेगा, और ये बड़ा ऐसे भी बनेगा। मतलब बहुत सारे बन सकते हैं। 1/1 मतलब कि एक एक सिंगल सिंगल डब्बे कितने होंगे, तो होगा आपका 8 × 8, कितना होगा आपका 64 डब्बे ही होगा, जिसमें सिर्फ एक एक सिंगल सिंगल पीस है। 2 डब्बों को मिला के भी बना सकता हूँ। देखिए 2 × 2 कितने होंगे, 7 × 7 49 होंगे। ठीक है, ऐसे 3/3 के कितने होंगे आपके, 6 × 6 36 होंगे। डैश 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 8 × 8 के कितने होंगे आपके पास, एक ही होगा, वो बड़ा वाला एक ही तो होगा। 8 ऐसे लेंगे डब्बे, 8 इधर से लेंगे तो एक बड़ा वाला डब्बा बनेगा, जो कि कितना होगा, एक होगा। तो हमारे पे बेसिकली कितना आ रहा है, देखिए 8 का स्क्वायर प्लस 7 का स्क्वायर प्लस 6 का स्क्वायर प्लस 5 का स्क्वायर डैश 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 1 का स्क्वायर, ये आ रहा है हमारे पास। यानी हम बोल सकते हैं, ये देखिए कौन सी सीरीज बन गई है, प्राकृतिक संख्याओं के वर्गों के योग का ये सीरीज बन गया। ठीक है, तो इसका फॉर्मूला होता है, आपको डायरेक्ट पता होगा क्या होता है, n × n+1 × 2n+1 2n+1/6 ये होता है। ठीक है, अब देखिए इसे मैंने सॉल्व कर रखा है, इतना समझ में आ गया आपको। इसके आगे देखिए ये सीरीज बन गई थी हमारी, 1 का स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर उल्टा लिख दिया मैंने। ठीक है, 8 के स्क्वायर तक यहाँ तक। अब ये फॉर्मूला मैंने आपको बताया, n × n+1 × 2n+1/6 ये होता है। ठीक है, n की जगह कितना रखेंगे, हम 8 रखेंगे, क्योंकि 8 ही तक है। ठीक है, 8 रखेंगे तो ये आ जाएगा आपका 204 आ गया। ठीक है, और बाकी आप इसको परमुटेशन से भी कर सकते हो, और जब आपको एपी आता है तो परमुटेशन का यूज़ क्यों लेना। ठीक है, तो कितना आ गया, 204 आ गया। ठीक है, और सी में 204। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो गया। नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन, द नंबर ऑफ वे 4 बॉयज एंड 3 गर्ल कैन बी सीटेड इन अ रो सो दैट दे आर अल्टरनेटिव। मतलब कि हमें 4 लड़कों और 3 लड़कों को एक रो में बिठाना है, एक पंक्ति में बिठाना है। ऐसे बिठाना है कि एक लड़के के बाद एक लड़की है, या फिर एक लड़की के बाद एक लड़का है। तो कितनी पॉसिबिलिटी बनेंगे, तो इस प्रकार की कितनी पॉसिबिलिटी बन सकती है, परमुटेशन का क्वेश्चन है। ठीक है, अंत पहले मैंने एक लड़के को बिठाया, ठीक है, फिर मैंने एक लड़की को बिठाया, फिर एक लड़के को बिठाया, फिर एक लड़की को बिठाया, फिर एक लड़का, फिर एक लड़की। कितने लड़के हो गए, 1 2 3, और फिर एक लड़का और आ जाएगा 4। अब देखिए यही तो बोलो तो 4 लड़कों को बिठाना है, 3 लड़कियों को, 1 2 3 4। ठीक है, लड़की कितने आगे, 1 2 3। तो एक ही पॉसिबल केस हो सकता है, और वो केस ये है। ठीक है, इसके अतिरिक्त कोई केस नहीं हो सकता। आप चाहे तो बना के देख सकते हो। अगर पहले हम लड़कियों को बिठाएंगे तो लड़के कम पड़ जाएंगे। ठीक है, और लड़कियां हमें 3 ही बिठानी है, तो वो नहीं हो सकता। तो पॉसिबल केस क्या है, एक यही हो सकता है। ठीक है, तो देखिए लड़कों को बिठाने के कितने तरीके हो सकते हैं, फैक्टोरियल 4 इंटू लड़कियों को बिठाने के कितने तरीके हो सकते हैं, फैक्टोरियल 3। ठीक है, और ऐसी कोई केस बन नहीं रहा है जिसमें हम लड़के और लड़कियों को इधर उधर शिफ्ट कर सके, तो इसलिए डायरेक्ट हम इसका इंटू कर रहे हैं। फैक्टोरियल 4 इंटू फैक्टोरियल 3 होगा, फैक्टोरियल 4। अब फैक्टोरियल निकालने आना चाहिए आपको, 4 × 3 × 2। ठीक है, फैक्टोरियल 3 का कैसे, 3 × 2, 3 दूनी 6, 6 और 4, 6 × 36, 36 चौक कितना होता है, 36 चौक 6 चौक 24, और 4 × 12 और 2 14, 144। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो गया। ठीक है, आगे देखिए, व्हाट इज द डिस्टेंस ऑफ, ये पॉइंट दे रखा हमें, फ्रॉम ओरिजिन। ठीक है, डिस्टेंस से पूछा गया है, स्ट्रेट लाइन से क्वेश्चन है, आपके सिलेबस में है स्ट्रेट लाइन, सरल रेखा से। ये कोई पॉइंट दे रखा है हमें, अब यहाँ से हमें बताना है, अब इसकी डिस्टेंस बतानी है ओरिजिन से। ठीक है, 2D का क्वेश्चन है, ये एक्स प्लेन होता है, ये वाई प्लेन होता है, ये बिंदु मान के चलते हैं, यहाँ कोई है 5 और 12 है। ठीक है, ओरिजिन क्या होता है हमारा, 0,0 होता है, ये होता है ना ओरिजिन। अब दो बिंदुओं के बीच दूरी का फॉर्मूला आपको पता होना चाहिए, क्या होता है, d = x2 - x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 -
y1 का होल स्क्वायर। ठीक है, और रीजन क्या होता है हमारा 0,0, इसको मान लेता हूँ मैं x1, इसको मान लेता हूँ मैं y1, ये क्या हो गया हमारा x2 और ये क्या हो गया हमारा y2। ठीक है, अब इसको फॉर्मूले में लगा लेते हैं। देखिए d इज इक्वल टू अंडर रूट x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर, x2 क्या है 5, x1 क्या है 0, इसका होल स्क्वायर, प्लस y2 माइनस y1 का, y क्या है 12 माइनस आपका 0, इसका होल स्क्वायर। ओके, 5 बचेगा, 5 का करेंगे 25 और 12 का करेंगे 144। ठीक है, ये कितना आ जाएगा आपका 169, d इज इक्वल टू अंडर रूट 169 और 169 किसका होता है 13 का होता है, 13 का होता है। ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो गया। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, टू लाइन सेड टू बी पैरेलल इफ द डिफरेंस ऑफ देयर स्लोप इज। दो लाइंस को हम समांतर कब बोलेंगे, जब उनकी प्रवणता का अंतर कितना होगा। तो मैं आपको यहाँ पे दो कॉन्सेप्ट बता रहा हूँ, स्ट्रेट लाइन से क्वेश्चन नहीं है, दो कॉन्सेप्ट बता रहा हूँ। इन दो कॉन्सेप्ट से आपके एग्जाम में एक क्वेश्चन जरूर आ जाएगा। देखिए, अगर आपको समझ में ना आए तो कोई बात नहीं, रट लेना, आपको एग्जाम निकालने से मतलब है। प्रवणता क्या होता है, प्रवणता यानी कि स्लोप क्या होता है, m से रिप्रेजेंट करते हैं। माना कि पहली लाइन की प्रवणता m1 है, दूसरी लाइन की प्रवणता कितनी है m2 है, स्लोप m2 है। जब दो लाइन समांतर होती है यानी पैरेलल होती है तो दोनों की प्रवणता क्या होती है, बराबर होती है। ठीक है, पहला कंडीशन। और दूसरा कॉन्सेप्ट आपको ये याद करना है कि जब दो लाइन एक दूसरे के परपेंडिकुलर होगी यानी कि लंबवत होगी, तब उनकी प्रवणताओं का गुणनफल -1 आता है। ठीक है, ये दोनों याद रखना। अगर दोनों लाइन समांतर है तो उनकी प्रवणता क्या होगी, बराबर होगी। अगर दोनों लाइन परपेंडिकुलर है यानी कि लंबवत है तो उनकी प्रवणताओं का गुणनफल क्या आएगा, -1 आएगा। ये आपको याद करके रखना है। हमसे क्वेश्चन में बोला कि जो दो लाइन है वो पैरेलल है यानी कि m1 इज इक्वल टू m2, तो डिफरेंस कितना होगा, 0 होगा। अगर दोनों की प्रवणता बराबर है यानी एक की 5 है दूसरे की 5 है, दोनों का अंतर निकालो, कितना आएगा 0। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट। और एक आपका इस टाइप से क्वेश्चन आ सकता है ये कि एक टू लाइन्स आर सेड टू बी परपेंडिकुलर, दो लाइन क्या है अभी लंबवत है, तो जो उनकी प्रवणताओं का गुणनफल होगा प्रोडक्ट, वो किसके बराबर होगा, -1 के। अभी बताया मैंने आपको m1 इंटू m2 इज इक्वल टू -1। ठीक है, ये दोनों कॉन्सेप्ट आपको ध्यान रखना है। ठीक है, इसी के साथ आपके मैथ्स के क्वेश्चन हो गए। अब हम देखते हैं इंग्लिश के क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 31 देखिए, फाइंड द एरर। एरर फाइंड करने में किस पार्ट में एरर है। देखिए, इजी सा क्वेश्चन है। नो वन वर प्रेजेंट व्हेन आई एंटर्ड द हॉल। देखिए, नो वन लगा हुआ है यहाँ पे, नो वन हो या ईच हो, ईदर हो। ठीक है, तो इनके साथ क्या आता है, देखिए नो वन का सेंस क्या दे रहा है, किसी एक की बात कर रहा है। ईच किसका सेंस देता है, किसी एक का, यानी सिंगुलर की बात कर रहा है। तो यहाँ पे देखिए सिंगुलर की बात हो रही है तो वर्ब भी यहाँ पे सिंगुलर आना चाहिए था। नो वन के साथ वर्ब हमेशा कैसे आएगा, सिंगुलर वर्ब आएगा। ईच होगा, अगर यहाँ पे ईच भी होता उसके साथ भी क्या होता, सिंगुलर होता। तो नो वन लिखा हुआ है, नो वन के साथ यहाँ पे क्या आता, वाज आता, वर नहीं आता। ठीक है, तो इसमें जो एरर है वो फर्स्ट वाले पार्ट में यहीं पे एरर है। ठीक है, वर की जगह वाज आएगा। नो वन वाज प्रेजेंट व्हेन आई एंटर्ड द हॉल, ये किस में आपका ऑप्शन नंबर ए में ही है, नो वन वर। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका एक्टिव वॉइस बनाना है। ओके, पैसिव दे रखा है, इसका एक्टिव बनाना है। ठीक, इसका भी ध्यान रखना है एग्जाम में कि क्या दे रखा है और क्या पूछा गया है। कहीं आप पैसिव बना रहे हो, उसने एक्टिव दे रखा है, पैसिव बनाना है। ठीक है, तो पैसिव में क्या होता है, टेंस चेंज नहीं होता है। टेंस देखते हैं सेंटेंस में, ये देखिए वर लगा हुआ है और V3 लगा हुआ है, यानी कि ये क्या है, हमारा सिंपल पास्ट चल रहा है। सिंपल पास्ट है, सिंपल पास्ट देख लेते हैं ऑप्शन में, ये सरेंडेड ऑल वेपन, ये क्या है हमारा पास्ट में। ठीक है, सिंपल पास्ट है, ये हो सकता है। ये हैड लग गया, परफेक्ट में चल गया। ये आर लग गया, कंटिन्यूस में चल गया। हैव लग गया, प्रेजेंट में, तीनों कट गए। ठीक है, सिंपल पास्ट था, ये रहा सिंपल पास्ट हमारा। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो गया। ठीक है, फटाफट करेंगे इंग्लिश के क्वेश्चन। नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन है सिनोनिम बताना है इसका। रिटेलिएट, रिटेलिएट का मतलब क्या होता है, रिटेलिएट मतलब होता है फाइट बैक, फाइट बैक। ठीक है, आपने किसी के ऊपर आक्रमण किया तो उधर से भी कोई आक्रमण करता है, उसी को बोलते हैं रिटेलिएट। फाइट बैक करना, प्रति जवाब देना, प्रतिक्रिया करना, उसको बोलते हैं रिटेलिएट, या फिर रिएक्ट करना। ठीक है, साइंस के टर्म्स में बोले तो न्यूटन का थर्ड लॉ, हम किसी के ऊपर क्रिया लगा रहे हैं तो उधर से भी प्रतिक्रिया आती है, तो उसी को बोलते हैं रिटेलिएट। ठीक है, तो इसका सिनोनिम पूछा गया, यानी इसके सेम कौन सा होगा, तो क्या होगा, मैंने क्या बोला कि फाइट बैक करना, रिएक्ट करना, रिस्पॉन्स करना। ठीक है, इसको क्या बोलेंगे, रिस्पॉन्स करना। तो इसका ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 4 सही हो जाएगा, रिएक्ट। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट है आपका पैसिव वॉइस बनाना है, एक्टिव दे रखा है। ओके, टेंस देख रहा हूँ मैं डायरेक्ट। वॉइस में क्या होता है, टेंस चेंज नहीं होता है। तो वाले ऑप्शन में देखिए आर बीइंग लग गया, यानी कि कॉन्टिन्यूस में चल गया। आर हैंडल, ये हो सकता है हमारा। हैव लग गया, परफेक्ट में चल गया। वर तो आपका पास्ट में चल गया। ऑप्शन नंबर सेकंड करेक्ट हो गया। ठीक है, फटाफट, 5 सेकंड भी टाइम नहीं लगाना इस पर। नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट से
हमें बताना है इसका डायरेक्ट, ठीक है, इनडायरेक्ट देर का डायरेक्ट बताना है, ठीक है। तो सेंटेंस देखिए, सेंटेंस पढ़ते ही आस्क्ड मी व्हेन आई हैड बुक द फ्लाइट टिकट। टेंस आइडेंटिफाई करते हैं सबसे पहले। टेंस क्या है? हैड बुक यानी कि आपका पास्ट परफेक्ट, ठीक है, पास्ट परफेक्ट। पास्ट परफेक्ट में कब चेंज होता है? दो ही कंडीशन होता है, यदि सेंटेंस आपका प्रेजेंट परफेक्ट में हो तभी भी वो पास्ट परफेक्ट में चेंज होता है, या फिर दूसरा जब वो पास्ट इंडेफिनिट में हो यानी सिंपल पास्ट में हो तभी भी वो पास्ट परफेक्ट में चेंज होता है। तो अगर ये दोनों मिल जाए ऑप्शन में तो काम बन जाएगा हमारा। प्रेजेंट परफेक्ट ढूंढो या फिर पास्ट सिंपल पास्ट ढूंढो। ऑप्शन नंबर ए देखिए, व्हेन यू हैड लगाओ यानी कि ये तो परफेक्ट में जा रखा है ऑलरेडी, तो ये हो नहीं सकता। दूसरा देखिए, व्हेन डू यू बुक द फ्लाइट, ये हो गया हमारा। डू लगाओ, डू किस में लगता है? सिंपल प्रेजेंट में, ये भी कट गया। थर्ड देखिए, डिड लगाओ यानी कि ये किस में है? सिंपल पास्ट में, ये हो सकता है हमारा आंसर। इस पे निशान लगा देता हूँ। और ये आर किस में लगता है? आर बुकिंग लिखा हुआ है, ये तो प्रेजेंट कंटिन्यूस होगा, ये भी कट गया। तो ऑप्शन नंबर सी हमारा करेक्ट हो गया। ऑप्शन नंबर थर्ड क्या है हमारा सही आंसर है, ठीक है। बस टेंस का ही खेल है इसमें, टेंस आता है आपको अच्छे से तो इजिली कर जाओगे, 5 सेकंड का खेल भी नहीं है इसमें, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं, इनकरेक्टली स्पेल्ड वर्ड बताना है। जीनियन, ट्यूशन, सर्किट, मैनर्स। ओके, तो देखिए इसमें कौन सा इनकरेक्टली स्पेल्ड वर्ड है? जीनियन बिल्कुल सही है, सर्किट बिल्कुल सही है, मैनर्स सही है, ट्यूशन। देखिए ट्यूशन हम बोलते हैं ट्यूशन जा रहे हैं, लेकिन लिखते कैसे हैं? ट्यूशन आई आता है इसमें, ठीक है, TUITION, ट्यूशन, ठीक है। ऑप्शन नंबर सेकंड। नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट है फिर से आपका एरर से, एरर बताना है किस पार्ट में एरर है। एवरी, आप देखिए जैसे मैंने पहले वाले क्वेश्चन में बताया था कि ईच हो, एवरी हो, वन हो, ठीक है। ये सब क्या है? सिंगुलर है, तो सिंगुलर के साथ वर्ब कैसी आएगी? सिंगुलर आएगी। तो सेंटेंस पढ़िए, ईच क्यूरियस चाइल्ड, ये पूरा क्या है? हमारा सब्जेक्ट है, और ये है हमारा वर्ब वेंट्स टू रिप ओपन ए टॉय, ठीक है। टेंस की बात करें, टेंस क्या है यहाँ पर? सिंपल प्रेजेंट चल रहा है, सिंपल प्रेजेंट में जब ये सब्जेक्ट हमारा सिंगुलर होता है तो वर्ब क्या होता है? हमारा सिंगुलर होता है। सिंगुलर बनाने के लिए हम क्या करते हैं? सिंपल प्रेजेंट में एस या ES लगाते हैं वर्ब के साथ। अब ये हमारा वर्ब है, ये जो सब्जेक्ट है हमारा सिंगुलर है, तो ये जो वर्ब है ये भी सिंगुलर होना चाहिए। सिंपल प्रेजेंट बनाना है, सिंपल प्रेजेंट में इसको सिंगुलर बनाना है तो वेंट्स हो जाएगा, ठीक है। ईच क्यूरियस चाइल्ड वेंट्स एस लगा देंगे इसके आगे, वेंट्स टू रिप ओपन ए टॉय, ठीक है। तो इस वाले पार्ट में एरर है। ऑप्शन नंबर 3 हमारा जो है वो बिल्कुल सही हो जाता है, वेंट्स आएगा वेंट की जगह, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा सिनोनिम से, ऑस्टेंटेशियस का सिनोनिम बताना है। ऑस्टेंटेशियस पर्सन बोलते नहीं हम, ये कितना ऑस्टेंटेशियस पर्सन है। ऑस्टेंटेशियस का मतलब क्या होता है? जो दिखावा करता है, बहुत ज़्यादा दिखावा करता है, मेरे पास ये है, मैंने ये किया हो, मेरे पास ये है, मैंने ये किया, मैंने एयरफोर्स का एग्जाम निकाला, ये किया वो किया, ऐसे बोलते रहते हैं। आप में से भी बहुत सारे हो जो कमेंट बॉक्स में ये सब लिखते रहते हो, उसको बोलते हैं ऑस्टेंटेशियस, ठीक है। तो ऑप्शन में देखिए, ऑप्शन नंबर फर्स्ट है सोई, ठीक है, यानी कि दिखावा करने वाला। तो इसका जो सिनोनिम बन गया ऑप्शन नंबर ए, सोई, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका ईडियम से, बी हार्ड अप, ठीक है। बी हार्ड अप का ईडियम बताना है। तो देखिए ऑप्शन नंबर ए है, ईडियम को कैसे सॉल्व करना है? देखिए वॉइस का, नरेशन का आपको पता चल गया कैसे सॉल्व करना है। ईडियम को कैसे सॉल्व करना है? तो इसको करना है ऑप्शन से सॉल्व, ऑप्शन पढ़ना है और फिर देखना है कि क्या हो सकता है इसका मतलब। ऑप्शन नंबर ए है, फाइंड इट वेरी डिफिकल्ट टू वेक अप अर्ली, मतलब कि सुबह उठने में दिक्कत होना, ऐसा कुछ है। बी हार्ड अप, तो ऐसा कुछ लग नहीं रहा है। देखिए ऑप्शन नंबर सेकंड है, अनएबल टू कैलकुलेट। ऑप्शन नंबर थर्ड है, हैव वेरी लिटिल मनी। और ऑप्शन नंबर 4 है, हैव डिफिकल्ट इन क्लाइंबिंग स्टेयर्स, मतलब सीढ़ी चढ़ने में दिक्कत। ये कट गया। और अनएबल टू कैलकुलेट भी नहीं होता, इसका मतलब होता है हैव वेरी लिटिल मनी, जिसको बोलते हैं तंगी में चल रहा हूँ आजकल, उसको बोलते हैं बी हार्ड अप। तो बी हार्ड अप ईडियम का मतलब क्या होता है? हैव वेरी लिटिल मनी, बहुत कम पैसे होते हैं, तब इसी को बोलते हैं बी हार्ड अप। नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एंटोनियम बताना है रेज का, ठीक है। रेज मतलब क्या होता है? कि तोड़ देना, फोड़ देना, ठीक है, डिस्ट्रॉय कर देना, उसको बोलते हैं रेज मतलब डिस्ट्रॉय, डैमेज। और इसका उल्टा क्या हो जाएगा? डैमेज करना, डिस्ट्रॉय करना। उसका उल्टा क्या होता है? बनाना किसी चीज़ को, यानी कि बिल्ड करना। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा। रेज का एंटोनियम क्या होता है? बिल्ड करना, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन से, द स्टडी ऑफ अर्थक्वेक, भूकंपों के अध्ययन को क्या बोलते हैं? भूकंप के अध्ययन को बोलते हैं सीस्मोलॉजी। देखिए भूकंप में कौन सी वेव्स आती है? सीस्मिक वेव्स आती है, इसलिए इसको हम बोलते हैं सीस्मोलॉजी, ठीक है। सीस्मिक वेव्स आती है ना भूकंप में, ठीक है, आपको पढ़ा रखा है मैंने, प्राइमरी वेव, सेकेंडरी वेव, ये सब आता है, ठीक। तो सीस्मोलॉजी बोलते हैं भूकंप के अध्ययन को। नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, फाइंड द एरर।
देखिए सेंटेंस है, इफ द इकोनॉमिक फेल दिस ईयर इट रिफ्लेक्ट बैडली ऑन द गवर्नमेंट। आपके सिलेबस में कंडीशनल सेंटेंस दे रखा है। कंडीशनल सेंटेंस कितने होते हैं? 4 होते हैं, 0 1 2 3, 4 होते हैं, ठीक है। इसमें ये फर्स्ट वाला है, जो ये क्वेश्चन है इसमें फर्स्ट वाला लगेगा कंडीशन। फर्स्ट वाले कंडीशन में क्या होता है कि इफ के साथ अगर इधर होता है हमारा सिंपल प्रेजेंट, तो ये किस में चेंज हो जाता है? हमारा सिंपल फ्यूचर में, ठीक है। इफ के इधर लिख रखा है सिंपल प्रेजेंट, जैसे कि इफ द इकोनॉमिक फेल, ये क्या है? हमारा सिंपल प्रेजेंट टेंस है, ठीक है। तो अगर हम पहला वाला कंडीशन लगाए इसमें, इफ सिंपल प्रेजेंट, ये किस में चेंज हो जाता है हमारा? आगे जाके ये बन जाता है सिंपल फ्यूचर में। सिंपल फ्यूचर का मतलब क्या होता है? विल, शैल। इफ द इकोनॉमिक फेल, ये तो बिल्कुल सही है, सिंपल प्रेजेंट। दिस ईयर इट, अब इसके बाद इसका रिजल्ट आना चाहिए था। अगर ये होता तो इसके बाद इसका रिजल्ट आएगा, तो इसका रिजल्ट किस में चेंज होना चाहिए था? सिंपल फ्यूचर। सिंपल फ्यूचर में क्या आता है? विल या फिर शैल और प्लस V1 आता है, ठीक है। तो यहाँ देखिए इट के साथ यहाँ पे क्या आना चाहिए था? विल, इट विल। रिफ्लेक्ट सही है, V1 लगा हुआ है, तो रिफ्लेक्ट तो बिल्कुल सही है, लेकिन इट के बाद क्या आना चाहिए था? विल आना चाहिए था। सिंपल फ्यूचर बनाना है हमें इसे, ठीक है। सिंपल फ्यूचर बनाने के लिए क्या करेंगे? विल लगाएंगे यहाँ पे। तो इस वाले पार्ट में एरर है, ठीक है। इस वाले पार्ट में एरर है। यहाँ पे क्या आएगा? इफ द इकोनॉमिक फेल्स दिस ईयर इट विल रिफ्लेक्ट बैडली ऑन द गवर्नमेंट, ठीक है। ये है हमारा सेकंड पार्ट में एरर, ठीक है। इस वाले पार्ट में एरर है। नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, इन द सेम ब्रेथ, ठीक है। अब इससे पहले हमने इन द सेम बोट किया था, ठीक है। उसका मतलब था कि जिस कंडीशन में दूसरा इंसान है, जिस प्रॉब्लम में, उसी कंडीशन में खुद को भी होना, वो था। अब इन द सेम ब्रेथ ईडियम का मतलब क्या होता है? देखिए ऑप्शन नंबर ए देखिए, प्रैक्टिस ब्रीथिंग एक्सरसाइज, सांस लेने की एक्सरसाइज कर रहे हैं, ये तो हो नहीं सकता। ऑप्शन नंबर सेकंड है, से टू कॉन्ट्राडिक्टरी थिंग्स एट द सेम टाइम, तो इसका ऑप्शन नंबर सेकंड ही है। मतलब कि दो ऐसी बातें हम बोलते हैं, जैसे कि आपने पूछा कि अपने दोस्त से कि वहाँ चलेगा, तो बोलेगा हाँ ना, मतलब हाँ भी बोल रहा है ना भी बोल रहा है, तो उसी को बोलते हैं कि इन द सेम ब्रेथ। एक सांस में वो दोनों चीज़ बोल रहा है, ना भी हाँ भी बोल रहा है, ठीक है, तो उसी को बोलते हैं इन द सेम ब्रेथ, ठीक है। ऑप्शन नंबर सेकंड सही हो गया। आगे चलते हैं। इस वीडियो में मैंने फिगर ऑफ स्पीच के भी क्वेश्चन लिए हैं। आप में से कमेंट आया था किसी का कि फिगर ऑफ स्पीच के भी क्वेश्चन लीजिए, क्योंकि वो सिलेबस में, तो वो सिलेबस में है, इसलिए मैंने ये क्वेश्चंस भी लिए हैं, ओके। तो यदि आप कमेंट करोगे तो मैं आपके कमेंट को पढ़ता हूँ और वो इंप्लीमेंट भी करता हूँ। अगर ये नहीं बोलते कि फिगर ऑफ स्पीच का क्वेश्चन लेना है, तो मैं शायद नहीं भी लेता, क्योंकि मैं भूल गया था कि फिगर ऑफ स्पीच भी आपके सिलेबस में, ओके। फिगर ऑफ स्पीच का मतलब होता है अलंकार। अलंकार जैसे आप हिंदी में पढ़ते हो उपमा, ठीक है, रूपक अलंकार, ये सब होते हैं। तो इसी प्रकार हमारे इंग्लिश में भी होते हैं, जिसको बोलते हैं फिगर ऑफ स्पीच, ओके। जैसे सिमिली हो गया, मेटाफर हो गया, ओके, ये सब होते हैं हमारे फिगर ऑफ स्पीच। तो जैसे क्वेश्चन पूछा गया, व्हाट इज द टू वर्ड आर टिपिकली यूज इन द कंस्ट्रक्शन ऑफ सिमिली। सिमिली को हम बोलते हैं उपमा अलंकार। उपमा अलंकार या फिर सिमिली क्या होता है? जैसे हम दो चीज़ों का कंपैरिजन करते हैं बेस्ड ऑन उनमें एक कोई समानता होती है। जैसे हम बोलेंगे उसका चेहरा चांद जैसा सुंदर है, तो इसमें क्या है, समानता क्या है कि दोनों सुंदर है, चांद भी सुंदर है, ठीक है, और उसका चेहरा भी सुंदर है। लेकिन हम कंपैरिजन किसके साथ कर रहे हैं? दो अलग चीज़ों के साथ। एक तो लड़की है और दूसरा क्या है? चांद है, नॉन लिविंग थिंग है। तो उसमें वो होता है हमारा सिमिली में आपको बस एक चीज़ ध्यान देना है कि उसमें एक सिमिलैरिटी होगी, एक कोई समानता होगी, उनके गुण में कोई समानता होगी। और एक होता है आपका मेटाफर। मेटाफर को बोलते हैं रूपक अलंकार। रूपक अलंकार में भी हम कंपैरिजन ही करते हैं दो चीज़ों की, लेकिन उसमें कोई भी समानता नहीं होती, उनके बीच कोई भी समानता नहीं होती है, जैसे अभी आगे क्वेश्चन करेंगे। तो जब हम सिमिली बनाते हैं तो उसमें हम देखिए, इसको फाइंड करने का ट्रिक होता है ये, कि जब सिमिली होता है, जो भी कोई सेंटेंस दे देगा उसमें आपको पता करना है कि सिमिली है कि नहीं है। तो उसमें लाइक होगा या फिर एज होगा, ठीक है। जैसे कि हर फेज लाइक अ मूड, ऐसे हो ना, लाइक आ गया। सी इज ब्यूटीफुल एज अ फ्लावर, एज आ गया, ठीक है। तो सिमिली में क्या होगा? दो चीज़ें आती है, एक लाइक आता है और एक एस आता है। तो लाइक और एस आपको जिस सेंटेंस में मिले तो वहाँ पे होगा सिमिली। ये भी ध्यान रखना, ये ट्रिक है, इसका ट्रिक। तो हमसे पूछा गया है कि जब हम सिमिली बनाते हैं तो उसमें हम कौन से दो वर्ड का यूज़ करते हैं? तो एक तो लाइक का करते हैं और एक एज का करते हैं, ठीक है, लाइक और एज। ऐसे हिंदी में भी आपने पढ़ा होगा कि हिंदी में भी जो तो ऐसे कुछ करके होता है, ठीक है, वैसे ही इंग्लिश में भी होता है। लाइक एज अगर आपको मिला तो वो क्या है? सिमिली, ठीक। नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, इसमें आपको फिगर ऑफ स्पीच बताना है। द कैमल इज, ऐसे आएगा आपके एग्जाम में क्वेश्चन, ठीक है, कि द कैमल इज द शिप ऑफ द डेजर्ट। जो ऊंट होता है उसे हम रेगिस्तान का जहाज कहते हैं। इसमें बताना है हमें कि फिगर ऑफ स्पीच कौन सा अलंकार है। तो देखिए, हमने ऊंट का कर दिया कंपैरिजन किसके साथ? शिप के साथ, जहाज के साथ।
इन दोनों में कोई समानता है? कोई भी समानता नहीं है, ठीक है। हमने इन दोनों का कंपैरिजन कर दिया, जबकि दोनों में कोई समानता है नहीं, उसको उसका जहाज बता दिया, ऊँट को रेगिस्तान का जहाज बता दिया। तो जब दोनों में कोई भी समानता नहीं होती है और उसका कंपैरिजन करते हैं हम, तो कौन सा फिगर ऑफ स्पीच होता है वहाँ पे? तब होता है वहाँ पे मेटाफर, तब होता है मेटाफर, ठीक है। रूपक अलंकार बोलते हैं जिसको। तो इसका ऑप्शन नंबर 4 सही हो गया, ठीक है। तो इसमें तो मैंने 2 ही क्वेश्चन लिए हैं आपके फिगर ऑफ स्पीच से। नेक्स्ट अगर वीडियो आएगी तो उसमें और भी लूंगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका पार्ट ऑफ स्पीच है। अब इनमें कंफ्यूज मत हो जाना, पार्ट ऑफ स्पीच क्या होता है। पार्ट ऑफ स्पीच 8 होते हैं, ठीक है। नाउन, प्रोनाउन, एडजेक्टिव, एडवर्ब, ये सब। फिगर ऑफ स्पीच यानी कि अलंकार, ठीक। इसमें इस सेंटेंस में हमें पार्ट ऑफ स्पीच बताना है। द स्टीयरिंग कमेटी मीट्स एवरी थर्सडे आफ्टरनून। स्टीयरिंग कमेटी के अंदर नीचे अंडरलाइन कर रखा है, इसका बताना है ये है क्या, नाउन है, प्रोनाउन है, एडवर्ब है या एडजेक्टिव है। स्टीयरिंग कमेटी ये क्या है हमारा? नाउन है। कैसा नाउन है? कलेक्टिव नाउन है। जब हम एक समूह की बात करते हैं तो वो भी एक नाउन होता है, ठीक है। तो यहाँ पे एक समूह बन रहा है, कम्युनिटी बन रहा है, स्टीयरिंग कमेटी। तो ये क्या है? नाउन है। कौन सा नाउन पूछा जाए तो ये कौन सा है? कलेक्टिव नाउन है। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो गया, ये नाउन है, कलेक्टिव नाउन। नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है ही ट्राई टू वार्म हर बिफोर लिविंग, ठीक है। ये आपका, इसमें भी आपको पार्ट ऑफ स्पीच बताना है। ओके देखिए, पार्ट ऑफ स्पीच क्या होगा? इसके नीचे अंडरलाइन करके टू वार्म। ओके देखिए, इन्फिनेटिव है, जीरंड है, पार्टिसिपल्स है, या फिर इनमें से कुछ नहीं है। इन्फिनेटिव क्या होता है? 2 + V1, इसको बोलते हैं इन्फिनेटिव, ठीक है। जीरंड क्या होता है? आईएनजी फॉर्म होता है, आईएनजी फॉर्म, लेकिन वो वर्क कैसे करता है? नाउन के जैसे वर्क करता है, नाउन के जैसे वर्क करता है। जैसे कि मैं एक सेंटेंस बोल रहा हूँ, प्लेइंग इज माई प्रोफेशन, ऐसे बोलूँगा प्लेइंग इज माई प्रोफेशन। तो प्लेइंग इज, ये क्या, देखिए इज किसके बाद आता है? किसी नाउन के बाद आता है ना। तो प्लेइंग को हम यहाँ पे कैसे यूज कर रहे हैं? नाउन के जैसे यूज कर रहे हैं, और इसमें आईएनजी लग रखा है, तो ये क्या है? जीरंड है। इसको यहाँ पे जीरंड बोलते हैं। आईएनजी लगा हो लेकिन वो वर्क कैसे करता है? नाउन के जैसे, तो उसे जीरंड बोलते हैं। और इन्फिनेटिव क्या बताया मैंने? 2 + V1 होगा तो उसे बोलेंगे इन्फिनेटिव, ठीक है। 2 + V1 ही है यहाँ पे लिखा हुआ है, 2 + 1 लिखा हुआ है। 1 क्या है हमारा? V1 फॉर्म होता है, तो ये क्या है? इन्फिनेटिव। ऑप्शन नंबर ए सही हो गया। नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, इनकरेक्टली स्पेल्ड वर्ड, इसमें बताना है कौन सा गलत है। रिवेंज, रिट्रीव, रिटॉर्ट, रिटर्न। ओके, तो रिटर्न सही लिखा है, रिटॉर्ट सही है, रिट्रीव भी सही है, रिवेंज REVENGE सब ई आता है, ई ए नहीं आता इसमें, ठीक है। ई आता है इसमें, रिवेंज। ओके, ऑप्शन नंबर ए करेक्ट। नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट है सिलेक्ट द अप्रोप्रिएट एंटोनिम। एंटोनिम बताना है इसका। टेनेशियस, टेनेशियस का एंटोनिम, टेनेशियस मतलब होता है हट्टी, जिद्दी, जो अड़ा रहता है, अड़ियल, ठीक है। लेकिन पॉजिटिव सेंस में बोलते हैं इसको। जैसे कि आप अड़े हुए हो अपनी सिलेक्शन को पाने के लिए, तो आप अपने आप को टेनेशियस बोल सकते हो, ठीक है। टेनेशियस मतलब आप परसिस्ट हो रखे हो, आपके अंदर परसिस्टेंस है, ठीक है। DCP रूल के बारे में बताया था ना, जिसमें P होता है परसिस्टेंस। तो ये टेनेशियस भी उसी को बोलते हैं, परसिस्टेंस, ठीक है। परसिस्टेंस यानी कि बने रहना, किसी चीज़ को लेके बने रहना, उसको बोलते हैं टेनेशियस, परसिस्टेंस। रिलेंटलेस भी बोल सकते हैं इसको, रिलेंटलेस भी इसी का सिनोनिम होता है। तो ये तो इसका सिनोनिम हो गया। देखिए ये दोनों ऊपर के दोनों इसके सिनोनिम हो गए। टेनेशियस को हम परसिस्टेंस भी बोल सकते हैं, रिलेंटलेस भी बोल सकते हैं। यील्डिंग मतलब होता है हार मान जाना, ठीक है। तो टेनेशियस का उल्टा क्या होगा? एक तो हो गया आपका जिद्दी, आप अड़े हुए हो, ठीक है। आप परसिस्ट हो रखे हो, मतलब कि आप हार मानने को तैयार नहीं हो, तो इसका उल्टा क्या हो जाएगा? आप हार मान गए, यील्ड हो गए आप, ठीक है। यील्डिंग मतलब कि हार मानना, ठीक है। इसका ऑप्शन नंबर 3 करेक्ट हो गया। नेक्स्ट देते हैं, आज का लास्ट क्वेश्चन है, ईडीएम है केक वॉक। केक वॉक मतलब होता है कि बच्चों का खेल, ठीक है। हिंदी में जैसे हम बोलते हैं ना, ये तो बच्चों का खेल है, तो इंग्लिश में उसको बोलते हैं केक वॉक। दिस इज अ केक वॉक। तो केक वॉक मतलब कि समथिंग वेरी इजी। ऑप्शन नंबर 2। ओके, तो इसी के साथ आपके 50 क्वेश्चंस कंप्लीट होते हैं। कमेंट के माध्यम से आप अपना स्कोर बताएं। जिसके 35 से कम भी आ रहे हैं, यानी कट ऑफ मार्क्स से भी कम आ रहे हैं, वो भी कमेंट करें, ठीक। कमेंट करने में किया जा रहा है, आपको पता चलेगा कि आप कितने पानी में हो, ठीक। और ठीक है, फिर इस वीडियो को मैं यहीं पे ख़त्म करता हूँ। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।